हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं ज्योग्राफी की क्लास, भूगोल की क्लास। अभी लगातार वीडियो में आपको भूगोल की दे रहा हूँ। जितना कुछ मटेरियल सीटेट के अंदर पूछा जाता है, एसएसटी के अंदर या ईवीएस के अंदर, सब कुछ कवर करेंगे। पहले भूगोल को डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इतिहास, पॉलिटिकल और बाकी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गैर शब्द लगने से क्वेश्चन बदल जाता है। कृषि का संबंध मजदूर से दिया है, छोटे का संबंध किसान से दिया है और बड़े का किसान से। सही विकल्प यहाँ बताना है कि क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली ए सही हो जाएगा, ओनली बी सही हो जाएगा, ओनली सी सही हो जाएगा, या फिर ए बी सी तीनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। यानी ए और बी और सी, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि तीनों बातें क्या हैं, करेक्ट हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। नैदानिक मूल्यांकन निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है। नैदानिक मूल्यांकन निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है। निर्देशों के प्रारंभ में छात्रों का प्रदर्शन, क्या ये करता है। निर्देशों के दौरान निरंतर अधिगम समस्याओं के कारण और उपचार। अंत में निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि की डिग्री, क्या ये करता है। या निर्देशों के बाद प्रगति और विफलता सीखना। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि सीटेट का एक अपना एक अलग अंदाज़ होता है। इसमें विशेषकर क्वेश्चनों को पढ़ते वक्त ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें जब पॉजिटिव की बात करता है तो पॉजिटिव को देखना है और नेगेटिव को हटाना है। जब नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव को सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव को हटाना है। अब जैसे डी में आप देखिए कैसे हटाएंगे, पॉजिटिव की बात हो रही है। निर्देशों के बाद प्रगति और विफलता, जो विफलता शब्द आया है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसको पहले हटा देंगे। अंत में निर्देशात्मक उपलब्धि की डिग्री, अंत में क्यों, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से आप विकल्पों को पहले हटाना सीखिए कि हमको गलत को कैसे हटाना है। अब बचा हमारा फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। निर्देशों के प्रारंभ में छात्रों का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं अच्छा तो होता है, लेकिन प्रारंभ में यानी शुरू में छात्र क्या होता है, छात्रों को पहले सिखाया जाता है। आप क्लास में जा रहे हैं और डायरेक्ट आप बोलने लगे कि सुनाओ, 2 का टेबल सुनाओ, 4 का सुनाओ या 10 को सुनाओ, तो पहले अध्यापक को सुनाना है, बच्चों को बताना है कि बेटा टेबल ये होता है, ये ऐसे पढ़ा जाता है, इसका मतलब ये होता है, तब आप बच्चे से सुन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। निर्देशों के दौरान निरंतर यानी लगातार यानी कंटिन्यूस अधिगम समस्याओं के कारण और उपचार। आप क्योंकि आप समस्या तो बताएंगे और साथ ही साथ उसका उपचार भी करेंगे, तो सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी टाइप के होते हैं जो आपके आईक्यू लेवल को चेक करते हैं। और मेरे साथ आप भी इस टेस्ट को लगाइए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। ये नहीं कि बस पढ़ाया और पढ़ते गए, वीडियो को रोक रोक के लगाइए और ख़ुद को आंकिए कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य, कम से कम ये नैदानिक शब्द पे अब तक सीटेट ने 100 बार क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए ऊपर हमने 2 नंबर क्वेश्चन देखा, वो भी नैदानिक से था। ये 3 नंबर देख रहे हैं, ये भी नैदानिक से है। तो बदल बदल कर क्वेश्चनों की लैंग्वेज को पूछा गया है। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्र की कमजोरी को जानना, क्या ये होगा। हाँ, ये बात पॉजिटिव है, अच्छी बात है कि छात्र की कमजोरी को जानना। अगर हम छात्र की कमजोरी को नहीं जान पाएंगे तो हम कैसे बेहतर अध्यापक बन पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे। और शिक्षा कैसी है, शिक्षा बाल केंद्रित है, बाल बच्चों को ध्यान में रख के ही दी जाती है। छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को जानना, साथ छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को जानना, ये बात तो गलत है, ठीक है, इसमें हमें नहीं लेना। उपचारात्मक शिक्षण करना, ये बात ठीक है। तो कुल मिला के ए और सी इसके सही हो जाएंगे, तो ए और सी का मतलब है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से एक ही बार में दिख जाए, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया।
चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये तत्वों एवं सूचना को सम्मिलित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। जिन्हें रटकर याद करने की आवश्यकता। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया रटकर, आप नोट डाउन करते रहिए। ये रटकर क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। रटकर है, हतोत्साहित है, ये क्या है? नेगेटिव है। हतोत्साहित, अगर इसका तुरंत उल्टा हो जाता प्रोत्साहित तो पॉजिटिव हो जाता, और हतोत्साहित नेगेटिव है। रटकर याद करने की आवश्यकता। 3 नंबर देखिए, ये वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं है तथा प्रस्तुतिकरण में पूर्वाग्रह अंतर्दृष्टि करता है। डी में कह रहा है इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यताओं, विफलताओं और मतों का बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए निर्माण करना है। और ई में कह रहा है कि यह समाज तथा विवेचनशील नागरिक वर्ग के संदर्भ में एकीकृत समझ को विकसित करता है। अब बताइए इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा 4 का? तो 4 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यताओं, प्रक्रियाओं और मतों का बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए निर्माण करना। आलोचनात्मक का मतलब है बिना कमेंट किए, आराम से बढ़िया से। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है वो यहाँ पर बताना है कि ये व्यवहारवादी हो रहा है, ठीक है, या संरचनावादी हो रहा है, या मनोविश्लेषणवादी हो रहा है, या व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक इसलिए नहीं होता है, डिटेल में चीज़ों को बताया जाता है, व्याख्या की जाती है। व्यवहारवादी में बर्ताव की बात होती है। संरचनावादी और मनोविश्लेषणवादी में से एक आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो संरचनावादी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, सीटेट काफ़ी बड़े क्वेश्चन पूछता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। कितने बजे? 5 बजे। और फिर दूर के एक कुएं से पानी लेने जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है और फिर चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने चली जाती है। इन सबको इकट्ठा उल्लेखित किया जा सकता है। आपने जो ये सारा स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ा है पूरा, अब उसी के अकॉर्डिंग आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, वही आपको बताना है कि कौन सा यहाँ ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं। देखभाल कार्य की बात कर रही है, या दोहरे बोझ की बात कर रही है, या गृह कार्य की बात कर रही है, या भुगतान के बदले कार्य की बात कर रही है। ऐसा तो कोई यहाँ पर डिमांड नहीं की है कि हमने इतना काम किया, हमें इतना वेतन दीजिए, पे करिए हमें। गृह कार्य सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, वो बाहर का काम भी कर रही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। देखभाल कार्य ओनली देखभाल ही नहीं, वो काफ़ी दोहरे वर्क कर रही है, यानी डबल वर्क को कर रही है, दोहरे बोझ को सॉल्व कर रही है। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह प्यार से क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है और उनको हल करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस सब्जी से की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, सब्जी की बात आ गई है यहाँ पर। हमारी जो पृथ्वी है यानी कि जो आवर अर्थ है, उसकी जो आंतरिक संरचना है, इनर लेयर की बात हो रही है, ठीक है, आउटर लेयर की नहीं। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस सब्जी से की गई है? प्याज, गोभी, टमाटर या आलू? तो किससे की गई है? प्याज से की गई है। अच्छा, प्याज से ही क्यों की गई है? बताएं आप, प्याज से ही क्यों की गई है? क्योंकि प्याज क्या होता है, प्याज के अंदर लेयर के अंदर ही लेयर होती है। आपने देखा होगा ना, प्याज को जब हम लोग काटते हैं तो उसके अंदर एक परत ये निकलती है, एक ये निकलती है, एक अंदर निकलती है, एक और निकलती है। तो प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर लेयर निकलती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक।
बाकी टमाटर में ऐसा नहीं होता है, गोभी में ऐसा नहीं होता है और आलू में भी ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस सब्जी से मैच करती है? तो प्याज से करती है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, सभी भाई बहन यहाँ पर ईमानदारी से पढ़ते हैं क्योंकि किसी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आपको PDF चाहिए टेलीग्राम पे तो मुझे कमेंट में अपना नंबर शेयर कीजिए और बताइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोट के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो है, जिसके क्रोट के बारे में बताया जा रहा है, उस क्रोट के संबंध में कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्रोट और मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्या ये बात ठीक है? तो ये बात बिल्कुल जो है ठीक है। क्रोट परत 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, कौन से 2 भागों में? एक बाह्य क्रोट और एक आंतरिक क्रोट। ठीक है, ये भी याद रखना है। कितने भागों में? 2 भागों में, बाह्य क्रोट और आंतरिक क्रोट। इस परत को निफे भी कहते हैं, ये भी याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि निफे किसे कहते हैं? निफे, तो इसी परत को क्या कहते हैं? निफे भी कहते हैं, याद रखना है। क्रोट परत 2 भागों में विभाजित है, हो गया। सी देखते हैं, क्रोट भारी पदार्थों में मुख्यतः लोहे और निकल से बना होता है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आग्नेय चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टान किस भाषा का शब्द है? फिलहाल तो यहाँ पर आग्नेय के बारे में पूछा जा रहा है कि आग्नेय किस भाषा का शब्द है, वो बताना है। लैटिन भाषा, फ्रांसीसी भाषा, जर्मन भाषा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द है आग्नेय, बिल्कुल याद रखना है। आग्नेय किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है आग्नेय। लैटिन शब्द इग्निस का अर्थ है, इग्निस, अच्छे से समझ लेते हैं, इग्निस, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आग्नेय शब्द किसका है? इग्निस भाषा का, इग्निस। इग्निस का रूपांतरण अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ भी पूछा जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है आग। ठीक है, इग्निस का अर्थ क्या हो जाता है? आग। और ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। टाइम नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? हर बार सीटेट ने इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है। मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर यानी ज़मीन पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? लावा बन जाता है या चांदी या सोना या उपरोक्त सभी? क्या बन जाता है? तो वो लावा बन जाता है। जो मैग्मा होता है वो क्या बन जाता है? पृथ्वी के धरातल पे आता है तो वही क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में क्या? निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? यहाँ पर आग्नेय चट्टान के उदाहरण से कई बार आपसे मैचिंग में दे देगा। अगर आपको चीज़ें डिटेल में पता है, अच्छे से पता है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कभी ऑफलाइन तो कभी ऑनलाइन, दोनों मोड पे CBSE इसको करा लेते हैं। जनरल की बात की जाए तो 150 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है, जिसमें से आपको कितने पासिंग मार्क 90 चाहिए होते हैं जनरल वाले के लिए। वही SC और ST की मैं बात करूँ तो कितना 82 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग मार्क। SC ST के लिए 82, ठीक है, और OBC जनरल के लिए कितने चाहिए होते हैं? 150 में से 90 अंक चाहिए होते हैं। ये बेसिक बात थी, मैंने आपको बता दी ताकि पता होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट इसका उदाहरण है, बेसाल्ट भी है, गैब्रो भी है और डायोराइट भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो और डायोराइट, ये किसके? आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिण का पठार अधिकतर किस सेल से बना हुआ है? ऐसी कौन सी सेल है जो दक्षिण के पठार की बात हो रही? अपसादी सेल, रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल या इनमें से कोई नहीं? तो किससे बना है? आग्नेय सेल से बना हुआ है। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आग्नेय सेल के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? विशेषताओं के बारे में बताना है। इसका अपर्दन कम होता है, आग्नेय सेल, इसका अपर्दन कम होता है, बिल्कुल ठीक है। ये सेल रबेदार और दानेदार होती है, ये भी बात ठीक है। किसकी बात हो रही है? आग्नेय सेल की।
इन सेलों में परत नहीं होती, यहाँ बिल्कुल परत नहीं होती। आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। आग्नेय सेलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑल करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सब सही हैं, ठीक है। फिलहाल नीचे दिया है उपरोक्त सभी, एफ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या थे, सही थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? भारत का दुश्मन, भारत का पहरेदार, भारत का रक्षक, भारत का मित्र। भारत का दुश्मन बिल्कुल गलत, भारत का मित्र गलत, रक्षक गलत, पहरेदार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वत को और किस नाम से जानते हैं? तो भारत का पहरेदार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान का उदाहरण है? परतदार चट्टान का उदाहरण, ठीक है, वहाँ आग्नेय के बारे में पूछा जाता है। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला या उपरोक्त सभी। तो 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला, ठीक है। और भी खड़िया मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल किस पत्थर से बना है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, सीटेट ही नहीं और भी एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। अच्छा, किस पत्थर से बना हुआ है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। सफ़ेद संगमरमर, काला पत्थर, लाल पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है आगरा का ताजमहल। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के धरातल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी यानी अर्थ की बात हो रही है, उसके संबंध में बताना है। प्रथम श्रेणी के उच्चावाच में महाद्वीप और महासागरीय वेश्यन आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। द्वितीय श्रेणी में क्या आता है? पर्वत, पठार और मैदान आ जाते हैं। तृतीय श्रेणी में क्या टीले आ जाते हैं और नदी, घाटियाँ और डेल्टा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ललित पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, एल्ब्रुज, अल्पास या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 18 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय, एल्ब्रुज और अल्पस, ये सब उदाहरण। और भी पूछा जा सकता है, और भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एटलस को भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ये भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। और साथ ही साथ डैक्रेन्स को भी याद रखना है, डैक्रेन्स वर्ग को याद रखना है, डैक्रेन्स वर्ग को याद रखना है, राकीज को याद रखना है, राकीज को याद रखना है, ठीक है। और एंडीज पर्वत को याद रखना। इतने सारे इसके उदाहरण हैं, एंडीज पर्वत को भी याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं ये कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर है। या पेलियन या मोनालोबा या इनमें से कोई नहीं, ये तीनों गलत हैं। पहला वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे क्या कहा जाता था? कब की बात हो रही है? पूर्व में 20 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष पहले की बात हो रही है। पेंजिया, ललन या भूकंप किस नाम से जाना जाता था? तो पेंजिया के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है, पेंजिया, ठीक है। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की बात हो रही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है और वन्यजीव मौजूद हैं क्या कहलाता है? क्या क्षोभमंडल या जैवमंडल या भूमंडल या बहिर्मंडल? तो क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो जैवमंडल कहलाता है जहाँ पर जीव हैं, स्थल है, सब कुछ है। आसान क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो।
22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य का इसका आभास नहीं हो पाता और इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है। ये क्वेश्चन साइंस का नहीं है, ज्योग्राफी का है, भूगोल का है, लेकिन लग रहा है आपको कि साइंस का है। अच्छे से पढ़ना है और समझना है। किस बल द्वारा यानी फोर्स द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं लग पाता और इसका प्रभाव हजारों वर्ष बाद दिखाई देता है, तुरंत नहीं, बहुत। तो दीर्घकालिक बल, भ्रंशन बल, ज्वालामुखी या आकस्मिक बल। तो 22 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दीर्घकालिक बल के कारण ऐसा होता है। अब थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा कि दीर्घकालिक के बारे में आपने सर बता दिया, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक बल। ठीक है, इसको हम आंतरिक बल लिख ले, समझ जाना। आंतरिक बल, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो दीर्घकालिक में बांटा गया है, यहाँ पर दीर्घ के तौर पे लिख देता हूँ, दीर्घकालिक में बांटा गया है। ठीक है, और दूसरा आकस्मिक में, याद रखना है। ठीक है, आकस्मिक, आकस्मिक हो गया। अब इनको भी दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर। एक तो इसमें ज्वालामुखी आ जाता है यहाँ, और एक यहाँ पर भूकंप आ जाता है। आकस्मिक में, आकस्मिक का मतलब ही यही है, जो अचानक चीज़ें आ रही हैं। अब ज्वालामुखी फटती है तो कह के थोड़ी फटेगी किसी से, अचानक फटेगी ना। भूकंप आएगा तो किसी से कह के थोड़ी आएगा, तो ये अचानक है। तो इससे आप समझ सकते हैं आकस्मिक जो अचानक घटनाएं होती हैं, इसको आकस्मिक को दो भागों में, ज्वालामुखी और भूकंप। अब इधर आ जाओ दीर्घ में, इसको भी दो भागों में बांटा गया है ये। तो इसमें एक तो बलन आ जाता है, यहाँ पर लिखना है बलन, और दूसरे में भ्रंशन। ठीक है, इस तरह। तो दीर्घकालिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, भ्रंशन घाटी के संबंध में कौन सा कथन सही है। भ्रंशन घाटी के बारे में बताना है कि भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत में ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है ये। 23, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, सही है। भारत में नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी के उदाहरण है, ये भी ठीक है। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर, मैग्मा धरती पर आने के लिए क्या बनाता है। जो मैग्मा होता है, अभी हमने क्वेश्चन पीछे देखे हैं, तो वो धरती पे आने के लिए क्या बनाता है। एक छिद्र बनाता है, एक गोला बनाता है, एक लुढ़कती हुई गेंद बनाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक छिद्र बनाता है, यानी कि एक होल बनाता है। ये भी याद रखना है, क्या बनाता है, एक होल बनाता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है, एक होल तो बनाता है, और इस छिद्र को कहते क्या है, क्या कहते हैं इस छिद्र को विबर कहते हैं। ये भी याद, जो ऐसे नाम जब पेपर में देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। विबर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ये यार आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को कितने भागों में बांटा गया है। किसकी बात हो रही है, ज्वालामुखी की बात हो रही है। कितने आधार पर बांटा गया है, 3, 4, 5, 6, कितने आधार पर बांटा गया है, तो 3 आधार पर यहाँ बांटा गया है। एक तो सक्रिय, यहाँ पर दिया ही है, फिर भी लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको, सक्रिय, और दूसरा सुप्त, और तीसरा शांत ज्वालामुखी। कौन सा, शांत ज्वालामुखी, ये आपको याद रखना है। सक्रिय, सुप्त और शांत ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 भागों में बांटा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिससे लावा हमेशा निकलता रहता है, लगातार यानी कंटिन्यूस। ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है हमेशा लावा निकलता रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, क्या ये सभी से निकलता रहता है। नहीं नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी से निकलता है। 26 का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मेरी आपसे छोटी सी विनती है कि बस प्लीज़, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो क्या आप एक लाइक नहीं कर सकते। एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर में क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ज्वालामुखियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर करेक्ट बताना है। सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश यानी स्तंभ कहते हैं, क्या ये बात ठीक है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है।
सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश यानी स्तंभ कहते हैं और इटली के एटना एवं स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, ये भी ठीक है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका का कोटोफैक्सी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कोटोफैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और ये कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है और ये संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन में ही कितने क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो जब मेरा मकसद वो नहीं है कि 4 क्वेश्चन लेके आए और 4 बता दिए बस, वो काफ़ी है। 4 के साथ कम से कम अगर मैं 30-35 क्वेश्चन लेके आता हूँ तो आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताता चलता हूँ। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत के बारे में बताइए, किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 35 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। 35 में से अपना कमेंट में स्कोर भी बताना है कि 35 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? किसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो अफ्रीका महाद्वीप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण गंगोत्री या दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय या अंटार्कटिका? तो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मतलब विहीन का मतलब क्या है? उसमें मरुस्थल नहीं है, ये बात कही जा रही है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप, जिसमें एक भी महाद्वीप नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? पूरी तरह से कौन से गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप? तो 32 यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सेंट लॉरेंस, यूएन, मिसिसिपी, मिसौरी? ये कई बार पूछा गया है। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस में भी इसको पूछा गया है। तो 33 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखेंगे, कौन सी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है? ठीक है, नहर से क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? ये नहर जो है, पानी जो खेतों में भरा जाता है वो कहाँ से आता है? नहर के द्वारा आता है और सरकार इसके बदले क्या लेती है? टैक्स लेती है, यानी कर लेती है। ठीक है, छोटी सी बात थी, मैंने बता दिया। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है? सबसे बड़ी तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है और किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में बताना है। तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं, ये बात ठीक है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक है। बांग्लादेश में इसको गंगा के नाम से नहीं जानते हैं, ये बात गलत है और हमसे गलती यहाँ पूछा जा रहा है। जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, और जबकि यहाँ गंगा दिया है। बरेली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे। 35 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? सभी लोगों को बताना है कि हमारा स्कोर इतना जा रहा है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और कमेंट में ज़रूर बताना है। और बाकी और भी बहुत सारी वीडियो अभी इस पे डालना है ज्योग्राफी पे।